आप लोगों का वेलकम है क्रिकेट कॉन्वो पे। पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप 2023 के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्क्वाड की बेस्ट 11 क्या बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन फिटनेस, डिपेंडिंग अपॉन के आपके जो मेन प्लेयर है जैसे नसीम चाहे वो इंजर्ड हो चुके हैं, कि कौन सा ऐसा बेस्ट 11 आपका मतलब शेप अप करे जो एक एक्स फैक्टर दे एक्सपीरियंस के साथ, यंगस्टर्स के साथ, जो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं एशिया कप के बाद, यानी आप ग्रुप के बिल्कुल एंड पे आए हो, आपका नेट रन रेट बांग्लादेश से भी कम है, तो यहाँ से पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं जो बिल्कुल अभी ज़मीन पे गिरी हुई हैं, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं देखा जाए कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो फर्स्ट 11 में आके पाकिस्तान की टीम को कंसोलिडेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन द रिसेंट जो अभी मैचेस हुए हैं एशिया कप के, उसके एनालिसिस के बाद पाकिस्तान के जो करंट सिनेरियो, जो नए प्लेयर जो एक दो आए हैं उसके हिसाब से कि कौन सा एक जिसे कहते हैं एक्स फैक्टर बन सकता है कि बेस्ट 11 शेप अप हो। क्या इस बेस्ट 11 में फ़खर जमान की जगह बनती है? क्या इस बेस्ट 11 में शादाब खान की जगह बनती है? दोनों की फॉर्म बहुत पुअर, एक पुअर होता है एक बहुत पुअर होता है, तो बहुत पुअर वाला सीन है। फिर आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। क्या आप एक एक्स फैक्टर डाल सकते हैं, एक मिस्ट्री स्पिनर अपने बेस्ट 11 में इंक्लूड कर सकते हैं? फिर आपने देखना है कि आपका मेन फास्ट बॉलर, यानी एक तरह के मतलब अच्छी बेस्ट फॉर्म में थे नसीम शाह, वो अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जगह हसन अली को इंक्लूड किया गया। क्या हसन अली इस फर्स्ट 11 का पार्ट बनते हैं? लेट्स फाइंड आउट। चले चलते हैं बेस्ट 11 की तरफ। वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्ट होती है ओपनिंग पेयर से, और ओपनिंग पेयर स्टार्ट होता है फ़खर जमान से। अब ये नाम सुनते ही बहुत सारे फैंस, मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा गुस्से में आ जाएंगे कि यार फिर फ़खर जमान, मतलब उनकी फॉर्म पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद से अफगानिस्तान की सीरीज़ में, फिर एशिया कप में, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बड़ा टूर्नामेंट आया तो उनकी फॉर्म डिप कर गई है। लेकिन मुझे इतना पता है भाइयों कि फ़खर जमान एक अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। टेक्निक शेक्निक का उनका कोई चक्कर नहीं है, जब बल्ला उनका चलता है तो उनको एक इनिंग्स चाहिए फॉर्म में वापस आने के लिए। और लिटरली फ़खर जमान को देख के मुझे अब्दुल रज़ाक याद आते हैं, शाहिद खान अफरीदी याद आते हैं। ये पाकिस्तान के ना हमेशा लाइनअप पे प्लेयर्स में ना मतलब जो लाइनअप है पाकिस्तान की, उसमें इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। अब आप देख लें कि शाहिद अफरीदी को उठा लें, बेशक शाहिद अफरीदी मतलब स्टार्ट में ओपन करते थे लेकिन बाद में वो हमेशा मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में आना शुरू हो गए। उनके डक्स कितने ज़्यादा हैं, उनके फेलियर्स कितने ज़्यादा हैं, फिर अब्दुल रज़ाक के कितने फेलियर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनके जो नॉक्स हैं वो हैं बड़ी, उनकी इनिंग्स वो हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया है सिंगल हैंडेडली। और वो प्लेयर थे जो मैच को एक साइड पे ले जाते थे। फ़खर जमान इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर और लिटरली उनको सपोर्ट करना बनता है। और ये वर्ल्ड कप ही है जिसमें उन्होंने कुछ करके दिखाना है। उसके बाद मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ लाहौर के अंदर तक वो रह जाएंगे। अगर चले, अगर ना चले तो आई होप कि वो चले, अगर क्योंकि वो अगर चल गए तो भाई पाकिस्तान की नैया पार हो जानी है। इसलिए हमारा ओपनिंग पेयर स्टार्ट करते हैं फ़खर जमान, उनके साथ मैं रखूँगा अब्दुल्ला शफीक को। अब इमामुल हक को यहाँ ना रखना की सिंपल रीज़न ये है कि इमामुल हक जो हैं बेशक वो ओडीआई रैंकिंग के चौथे बेस्ट प्लेयर हैं, मैं मानता हूँ चौथे बेस्ट बैटर हैं, लेकिन इमामुल हक का सीन ये है कि उनकी पिछली रिसेंट आप ओडीआई इनिंग्स उठाएं तो रिसेंटली भी बड़े मैचेस में आके वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी फिटनेस के मसाइल भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनिंग्स बहुत स्लो कर जाते हैं। पावर प्ले में वो वनरेबल होते हैं, वो शॉट जो पाकिस्तान को चाहिए होती है पावर, क्योंकि पावर प्ले में यार पाकिस्तान का सबसे गंदा रिकॉर्ड रहता है और पाकिस्तान पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पाता। अब आपका मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, न्यूजीलैंड से हो रहा है, लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका से हो रहा है, आपने पावर प्ले में किया है 25 रन, यार आपका क्या चांस होगा उस मैच में? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शफीक वो प्लेयर हैं जो चांस लेते हैं, थोड़े ब्रेव हैं और टेक्निकली साउंड है, असल चीज़ ये है। इसलिए और रिसेंटली जो सेमीफाइनल हुआ एशिया कप का एक तरह का श्रीलंका से, उसमें अब्दुल्ला शफीक की अच्छी फॉर्म स्टार्ट हुई, उन्होंने 50 मारी उस प्रेशर मैच में जब उन पर ट्रस्ट किया जा रहा था, जब आपके इमामुल हक जो है वो इंजर्ड हो चुके थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शफीक हैज़ मोर परसेंटेज टू प्ले इन द फर्स्ट 11, इसलिए मैं अब्दुल्ला शफीक को ज़्यादा रेट करता हूँ ओपनिंग पेयर में। थर्ड स्पॉट पे आते हैं जी बाबर आजम, कैप्टन हिमसेल्फ। बाबर आजम का ये जो एशिया कप है स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हुआ, 151 मारा नेपाल को, लेकिन बाकी टीम्स को सिर्फ 56 मारा। मतलब यहाँ से ही अंदाज़ा होता है कि बाबर आजम थोड़ा सा आउट ऑफ निक भी रहे हैं और थोड़े से अनलकी भी रहे हैं। स्पेशली अगर आप आखिरी मैच उठाएं श्रीलंका वाला, उसमें उनका स्टंप हो गया, उससे पिछले मैच में उनका मतलब फिर उस मैच में भी उनका स्टंप हुआ, एज भी निकल आया उनका, तो कहीं ना कहीं वो अनलकी रह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को भी एक
बड़ी इनिंग चाहिए, और जब आप इंडिया में आपकी यानी 60-70% बैटिंग पिचेस होंगी, बाकी जो परसेंटेज है यानी 30% या 40% वो बॉलिंग को करेगी सपोर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम के पास आइडियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोप जो है वो अंदर होंगी, बाउंड्री थोड़ी छोटी होंगी, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम का बड़ा अच्छा चांस है एक अच्छी फॉर्म में आने का इस वर्ल्ड कप में, और बाबर आजम पे सारी नज़रें हैं। कैप्टन हैं, हमारे नंबर 1 ओडीआई बैटर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बाबर आजम इज़ द पिवट ऑफ दिस पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप, इसलिए बाबर आजम आते हैं 3rd नंबर पे। चौथे नंबर पे मैंने रखा है रिजवान को। यहाँ पे सलमान अली आगा भी आ सकते थे, लेकिन मैंने रिजवान को 4th स्पॉट पे इसलिए डाला कि स्पेशली जब हमारे मिडिल ओवर शुरू होते हैं ना, यानी 25th ओवर के बाद की जो हमारी बैटिंग, यानी 25th से 35th, यानी जो 10 ओवर का जो हमारा ब्रैकेट है ना, यानी मिडिल ओवर्स वाला, पाकिस्तान इसमें बहुत स्लो हो जाता है। पाकिस्तान या तो शुरू में या बीच में एक्सेलरेट करता है या एंड पे एक्सेलरेट करता है। बीच के ओवर तो पाकिस्तान मतलब विजुअली खेल ही नहीं रहा होता, एक तरह से बहुत स्लो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं जो रन्स निकालना, मतलब गैप्स निकालना वो जानते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता लग रहा होता कि यार मैंने बाउंड्री, जिसे कहते हैं ना, उनको पता होता आई फॉर द बाउंड्री उनकी है, हर ओवर में, हर दूसरे ओवर में एक आध चौका वो लगाते जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान का 4th स्पॉट पे होना ज़रूरी है, और उनकी फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो गए तो भाई हमारे पास कोई सेकंड विकेट कीपर नहीं है मेन फर्स्ट 15 का जो मेंबर का स्क्वाड है उसमें, क्योंकि मोहम्मद आरिफ साहब के ट्रैवलिंग रिजर्व में और सरफराज अहमद को हम लेके नहीं गए, तो अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। इसलिए मोहम्मद रिजवान क्रिटिकल है हमारे लिए। 5वें नंबर पर आते हैं जी सलमान अली आगा। अब सलमान अली आगा एक वॉरियर मेंटालिटी का बंदा है, बहुत सारे लोग उनको अंडररेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग वो अच्छी कर लेते हैं। जब आपके मोहम्मद नवाज़ कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपके शादाब खान कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने आगे बॉलिंग की, इफ्तिखार चाचू ने आगे बॉलिंग की, उन्होंने 3-3 विकेटें निकाल के दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलिंग में भी कोई एक्स फैक्टर दे सकते हैं। फील्डर वो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त हैं, वर्ल्ड क्लास फील्डर हैं, और बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अवेटेड है वो इनिंग्स के जिसमें वो पाकिस्तान को स्टीयर करें, दिखाएंगे उनकी क्लास क्या है, जो उन्होंने दिखाई थी प्रेशर मैच में, श्रीलंका में, टेस्ट मैच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान अली आगा एक अच्छी ऑप्शन होंगे 5th स्पॉट पे। 6th स्पॉट पे आते हैं जी इफ्तिखार अहमद चाचू। मतलब हमारे जो चाचू है ना, चाचू को एक रोल डिफाइन उनका करते हैं कि यार आपने आना है और आपने जो है ना एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि चाचू का मुझे ऐसा लगता है जीन्स में जब वो स्लो खेलना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो उनके आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ही इज़ द प्रोबेबली द मोस्ट क्लीनेस्ट हिटर पाकिस्तान के इस पूरे स्क्वाड में करते हैं, सबसे क्लीनेस्ट हिटर, वो क्लीन हिटिंग वो करते हैं, छक्के उनके मतलब सही बड़े बड़े छक्के वो मारते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार का जो फिनिशर वाला जो रोल है ना, जो उनका इफ्ती मैनी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है। श्रीलंका वाले मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब स्कोर किया, उनकी और रिजवान की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचू जो है ना, वो 6ठे नंबर वाले रोल पे चाचू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और अग्रेसिव रोल होना चाहिए उनका, इसलिए 6ठे नंबर पे आते हैं जी इफ्तिखार। 7वें नंबर पे रखा है जी उसामा मीर को। अब उसामा मीर को रखा है, शादाब खान को नहीं रखा। अब ये सवालिया निशान है शादाब खान के ऊपर भी, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी। राइट आर्म फुल टॉस लेग स्पिनर वो बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने उनको एक ओवर में 31 मारा, अगले ओवर में 16 मारा। श्रीलंका वाले मैच में भी उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी। विकेट टेकिंग जो स्पिनर से आप एक एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आप एक विकेट आपको निकाल के देगा, रन्स भी कंटेन करेगा, लेकिन विकेट भी निकाल के देगा, लेकिन उनका ना रन्स कंटेन हुए, ना विकेट निकली, ना बैटिंग हुई। तो ऐसा लगता है जैसे एज आ वो ना फील्डर जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं बेस्ट 11 को सोच के आया हूँ कि यार बेस्ट 11 क्या हो सकती है फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादाब खान पे हमने बहुत ऑलरेडी ट्रस्ट कर लिया। वो स्क्वाड में है ठीक है, पर उनको वाइस कैप्टन भी बनाया, मजबूरी है उनको खिलाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसामा मीर इज़ मोर कैपेबल एज अ बॉलर, ठीक है, एज अ बैटर भी वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हिटिंग करते हैं। अभी उन्होंने दिखाया नहीं अपना वो चक्कर, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे बैटर। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई 7वें नंबर पे उसामा मीर ज़्यादा बेहतर है। 8वें नंबर पे मैंने रखा है इब्रार अहमद को, जो एक्स फैक्टर हो सकते हैं। स्पिनिंग डिपार्टमेंट आपका एक तरह से फेल्ड रहा है पिछले रिसेंटली कुछ सीरीज़ में, एशिया कप में भी फेल्ड स्पिनिंग डिपार्टमेंट आपका रहा है। तो आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए जो एक्स फैक्टर डाले, अगली टीम को पता ही ना हो कि यार ये बंदा क्या करने वाला है। अब वो जो श्रीलंका का यंगस्टर था वोला लागे, वो जो बच्चा था यार, उसने तो तबाही फेर दी थी आगे इंडिया की टीम के। उसने कितने बंदे आउट किए, फिर पाकिस्तान को उसने कितना तंग किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इब्रार अहमद भी वो एक्स फैक्टर डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इब्रार अहमद को खिलाना ना, मुझे लगता है कोई नहीं, नवाज़ को ये खिलाएंगे। लेकिन बेस्ट 11 की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इब्रार अहमद वो सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं जो पाकिस्तान को लिटरली चाहिए वर्ल्ड कप में।
9वें नंबर पे आते हैं हमारे शहीनशाह अफरीदी। शहीनशाह अफरीदी अब फाइनली शादीशुदा हो चुके हैं, उनका वो सारा खाता क्लोज हो गया। अब उनको टोटल कॉन्सेंट्रेशन अब आप उनको क्रिकेट पे करनी चाहिए। वैसे फर्स्ट अब के जो इनिशियल ओवर्स हैं वो बहुत अच्छे करा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद वाला जो सीन है मिडल ओवर्स, इवन जो फाइनल ओवर्स है, उसमें शहीनशाह अफरीदी स्ट्रगल करते हैं। और बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है वो फील्डर भी कोई इतने खास नहीं है, फील्डिंग में उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं ना चांसेस मिस किए हैं, चौके करवाए हैं और एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहीनशाह अफरीदी की फिटनेस और फॉर्म, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी तो हमें बेस्ट शहीनशाह अफरीदी नजर आएंगे और हमें वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट शहीनशाह अफरीदी चाहिए। क्योंकि हमारा नसीम शाह भी नहीं है, हारिस रऊफ भी इंजरी के बाद आने, तो अगर नसीम शाह को भी कुछ अगर आपके शहीनशाह अफरीदी को भी कुछ हो गया तो भाई फिर बहुत मुश्किल हो जाना लिटरली। क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मोहम्मद वसीम जूनियर आके उस लेवल की क्रिकेट खेल सकेंगे, उस लेवल का डैमेज दे सकेंगे। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा। 10वें नंबर पे मैंने रखा है ज़मान खान को। अब हसन अली का यहाँ पे अगर नसीम शाह होते तो ऑब्वियसली वो एक चॉइस होते, हसन अली को नसीम शाह की जगह डाला गया स्क्वाड में, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़मान खान को रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हसन अली अभी भी उस लेवल पे, उस फॉर्म पे नहीं है। उनको डायरेक्टली वर्ल्ड कप में, जिसे कहते हैं ना, वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है कि वो, या तो उनको अफगानिस्तान की किसी सीरीज़ में आपने डाला होता, ट्राई किया होता, आपको पता होता कि वो निक में है या नहीं है, और मोस्टली वो T20 क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ज़मान खान इज़ अ बेटर ऑप्शन स्पेशली फॉर डेथ ओवर्स। और ज़मान खान एक श्रीलंका वाले मैच में ऑलमोस्ट पाकिस्तान को मैच जितवा के थे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान फाइनल में चला गया था, लेकिन ज़मान खान डिस्पाइट बीइंग, मतलब 21-22 साल के यार वो बंदा, और फिर भी वो बंदा भाई नर्व्स ऑफ स्टील रखता है। इसलिए वो एक्स फैक्टर हसन अली की वजह से नहीं आएगा, ज़मान खान की वजह से आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़मान खान, जो कि ट्रैवलिंग रिजर्व में उन्होंने रखा हुआ है, उनको वो फर्स्ट 11 में डालेंगे। लेट्स सी क्या होता है। और 11वें नंबर पे आते हैं जी हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट थे। जब तक हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये आपके जो 3 बंदे हैं, शहीनशाह अफरीदी, ये थे, पाकिस्तान एक अच्छी निक में नज़र आ रहा था, विकेट्स भी ले रहा था। लेकिन जब ये जो ट्रायो है ना, ये थोड़ा टूटता हुआ आपको नजर आया है। शहीनशाह अफरीदी का अंगूठा इंजर्ड हुआ, फिर आपका नसीम शाह को शोल्डर इंजरी हुई, और आपके हारिस रऊफ है वो भी इंजरी का शिकार हुआ, तो पाकिस्तान आपको बिफरता हुआ नजर आया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ स्पेशली फॉर द मिडल ओवर्स एक बहुत आउट क्लास बॉलर है, विकेट निकालने के वो माहिर हैं, स्पेशली इन मिडल ओवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और जो इंडिया को उन्होंने यार जो मिडल ओवर्स में उन्होंने विकेट ली इंडिया की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ अभी इस बॉलिंग लाइनअप को लीड, मेरा ख्याल है कि मुझे शक पड़ा कि हारिस रऊफ करेंगे। मतलब कंपटीशन है शहीनशाह, अगर शहीनशाह फुली फिट होते हैं तो वो ही इज़ अ लीडर, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनका सीन बैड होता है तो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ विल लीड दिस, जिसे कहते हैं ना, पेस अटैक। तो ये है जी हमारी बेस्ट 11। अब फॉर्म के हिसाब से बेस्ट 11 रखी है, फैंस की भावनाओं के हिसाब से बेस्ट 11 रखी है। लेट्स सी कि यार वर्ल्ड कप में क्या होता है। इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान, कोई पता नहीं है यार ऑन द डे क्या ये कर बैठते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो वक्त आने में पता चला कि वर्ल्ड कप में ये लोग क्या करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सपोर्ट योर टीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि यार किसी और की जगह बनती या नहीं बनती, कोई और बेहतर प्लेयर आ सकता था इस फर्स्ट 11 में, और क्यों आ सकता था, रीज़न भी बताएं, ताकि हम उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ख्याल रखें और लाल बटन को दबा दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। टेक केयर।